आज हम अपना जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का सॉल्यूशन, उसके एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिनको हम कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, यानी एक ऐसा मिश्रण जिनका क्वथनांक स्थिर होता है। यानी एक ऐसे मिश्रण है की कल्पना करते हैं, एक ऐसा मिश्रण होता है जो अपने घटकों के तापमान पर न उबलकर एक निश्चित ताप पर दोनों घटक उबलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट बनाते हैं। आप अपनी कॉपी निकालिए और उसको नोट करते रहिए। कुछ पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट के बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन यानी इसमें केवल आपके दो घटक होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसे हम द्विअंगी विलयन भी कहते हैं, द्विअंगी विलयन, जिसके दो घटक होंगे, एक बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक। यानी एक आपका सॉल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक हो गया। तो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी इसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे, जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड फेज में होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी आपका लिक्विड फेज में होगा, ठीक। तो आपका पहला टॉपिक हो गया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, यानी हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने एक अलग अमाउंट में या सॉल्यूट का अमाउंट कुछ भी ले ले, सॉल्वेंट का अमाउंट कुछ भी ले ले। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब भी प्रिपेयर किए जाते हैं तो यहां पर जो कंपोजिशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन होगा। यानी हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि फिक्स कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो आपके विलायक और विलेय हैं उन दोनों का जो कंपोजिशन होगा, उनका जो संगठन होगा वो बिल्कुल निश्चित होगा। ऐसा नहीं कि हम कितनी भी मात्रा में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें, तो जो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगा। तीसरा पॉइंट, अब जब हम दो कंपोनेंट को यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक फिक्स कंपोजिशन पर मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि ये जो फिक्स कंपोजिशन वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं ये एक फिक्स या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने लगते हैं। यानी हम तीसरा पॉइंट कहते हैं कि दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी जब हम एक निश्चित मात्रा में या निश्चित संगठन में विलेय को विलायक में मिलाते हैं और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हैं दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इन एक नियत ताप पर ये उबलने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट, हम चौथा पॉइंट बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पृथक करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे घटकों को किसी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने फोर्थ पॉइंट बनाया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट
पॉसिबल। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल क्यों नहीं होता है, इस पॉइंट को बड़े गौर से देखना कि सपोज करो आपके दो कंपोनेंट है, एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि जो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी दो ही कंपोनेंट होंगे। तो हम मान के चल रहे हैं सॉल्यूट आपका ए है, सॉल्वेंट आपका बी है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं हो सकता है वो ये है कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है कि जो विलेय का जो मोल अंश है या मोल प्रभाज है इन लिक्विड फेज, यानी द्रव अवस्था में विलेय का जो मोल अंश है वो किसके बराबर हो जाता है, वाष्प प्रावस्था में विलेय के मोल अंश के बराबर, यानी इन वेपर फेज। गौर से समझना कि जो विलेय का जो मोल अंश है द्रव प्रावस्था में, वो विलेय के मोल अंश जो वाष्प प्रावस्था में है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज is equal to mole fraction of solvent in vapor phase। तो विलेय का जो द्रव प्रावस्था में मोल प्रभाज है वो विलेय के वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है, इसलिए इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। ऐसे ही जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वो उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो कि वेपर फेज में है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हो गई, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर दो मिक्सचर, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर बाइनरी सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, इन विच सॉल्यूट एंड इन विच द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर फिक्स्ड, यानी जिसमें विलेय और विलायक का संगठन निश्चित होता है, वे एक निश्चित तापमान पर उबलते हैं और उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक करना संभव नहीं होता। तो आपकी डेफिनेशन पूरी की पूरी इससे बन गई है। जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण की हम परिभाषा बनाएंगे, क्या बनेगा कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण एक द्विअंगी विलयन होते हैं जिनमें विलेय और विलायक का संगठन निश्चित होता है और ये दोनों एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और इन घटकों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्यों पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विलेय और विलायक हैं उनके द्रव प्रावस्था में जो मोल अंश हैं वो विलेय और विलायक के वाष्प प्रावस्था में मोल अंश के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन है कि लिक्विड फेज में जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब हमने ये बात की, हमने डेफिनेशन बनाई कि जो हमारे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं या जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक, वो हमने डेफिनेशन बनाई। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल लिखा है, आखिर ये पॉइंट क्या है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों कहा हमने, क्योंकि दोनों जो घटक हैं उनके द्रव प्रावस्था में मोलंश और वाष्प प्रावस्था में मोलंश क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। अब हम इसको समझने के लिए एक सॉल्यूशन लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल और वाटर का, ठीक। हमने इसमें एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH और इस एथिल अल्कोहल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी यानी द्विअंगी विलयन है जिसमें एथिल अल्कोहल विलेय है और जल क्या है आपका, विलायक है, ठीक। अब हमने किया क्या, हमें पता है, देखो एथिल अल्कोहल, अब पहले हम इसको समझ रहे हैं कि हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, बाइनरी सॉल्यूशन एथिल अल्कोहल और जल का, ठीक। अब हमने क्या किया, एक ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं इसमें, किसी तरीके से हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि हम जो वेपर बनेगी उस वेपर को कहीं कलेक्ट कर सकें। सपोज करो ये एक इक्विपमेंट बना रहा हूं कि हम इसकी वेपर को यहां कलेक्ट कर सकें, ठीक। अब हमें पता है कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH,
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351.3 केल्विन। ठीक, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन दोनों को हीट कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, हीट किया। तो आप ये समझना कि जब हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले कौन सा टेम्परेचर एक्वायर होगा, जो कम वाला है। यानी जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं तो आपका टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे ही टेम्परेचर 351.3 पे पहुंचेगा, जैसे ही हमारा तापमान 351.3 केल्विन पर पहुंचा, एथिल अल्कोहल की वेपर बननी प्रारंभ हो जाएगी। बनेगी ना, एथिल अल्कोहल की वेपर बनेगी और वो वेपर इस इक्विपमेंट के थ्रू इस दूसरे कंटेनर में क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। यानी इस कंटेनर में हमारा एथेनॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां क्या रह जाएगा, आपका वाटर। ये है सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन है एक, जिससे हमने क्या किया, एथेनॉल और वाटर को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपोराइज होगा और वेपोराइज होकर दूसरे कंटेनर में डिपॉजिट हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो जो आपका पहला वाला बीकर था उसी में रह जाएगा। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब हम किसी को सेपरेट करते हैं वो तभी सेपरेशन होता है। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये सपोज करो एथेनॉल की वेपर है, ये वेपर फेज है एथेनॉल की, और पूरा का पूरा एथेनॉल तो वेपोराइज हुआ नहीं होगा, कुछ एथेनॉल आपका इधर भी बचा होगा। ये लिक्विड फेज में है, ये जो है ये एथेनॉल लिक्विड फेज, ये एथेनॉल की वेपर। सपोज करो अब हमारा जो एथेनॉल था उसको हमने सॉल्यूट माना था। ठीक, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एथेनॉल है, ये जो एथेनॉल है लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है सपोज करो वो 0.3 है। ठीक, अब लिक्विड फेज में ये तो एथेनॉल है और ये वाटर है। ठीक, दोनों कंपोनेंट है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमने मान के चल रहे हैं कितना है, 0.3। तो जो सॉल्वेंट है जल, उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0.7, क्योंकि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी विलेय और विलायक XA + XB = 1। ये किस में है, लिक्विड फेज में, ये है आपका लिक्विड फेज में। अब हम आ जाते हैं गैसेस फेज में। ठीक, ये गैसेस फेज, ये या वेपर फेज में कहते हैं हम। ये वेपर फेज में आपका एथेनॉल है और ये वाटर की वेपर है। अब हम जब वेपर फेज में जाते हैं, सपोज करो जो XA है, यानी जो किसका मोल फ्रैक्शन है आपका एथेनॉल का, वो 0.2 है। ठीक, और जो वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑब्वियस कितना होगा, 0.8, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1। ये आपका वेपर फेज में है, ये आपका वेपर फेज में है। तो यहां पर आप देखेंगे कि XA इन लिक्विड फेज, XA यानी एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जो है इन लिक्विड फेज डज नॉट इक्वल टू XA या मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन वेपर फेज। आप देखेंगे कि लिक्विड फेज में एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.3 है और वेपर फेज में कितना है, 0.2। ठीक, ऐसे ही हम कहते हैं कि XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज डज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज, क्योंकि आप देखेंगे वेपर फेज में कितना है आपका 0.8 है और लिक्विड फेज में कितना है 0.7, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि XB इन लिक्विड फेज डज नॉट इक्वल टू XB इन वेपर फेज। तो जहां पर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के इक्वल नहीं होते हैं, वहां पर हम उसका क्या कर सकते हैं, इजीली उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका दोनों यानी जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और आपका वेपर फेज में इक्वल हो जाएंगे तो वहां पर हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तो हमारा था कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं या जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं वो किसे हम कहते हैं। तो उसके लिए हमने बात करी कि स्थिर क्वथनांकी जो मिश्रण होते हैं वो एक बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, यानी द्विअंगी
विलयन होते हैं। और द्विअंगी विलयन कैसे, जिसमें दोनों कंपोनेंट आपके लिक्विड होते हैं, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। दे हैव अ फिक्स कंपोजिशन, यानी उनका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल फिक्स होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन फिक्स होता है। ठीक, उसके बाद हमने कहा दे बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऐसा जो सॉल्यूशन या ऐसा जो मिक्सचर होगा वो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, बॉईल करना स्टार्ट होता है। टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होता है। और हम कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उसके जो कंपोनेंट है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। तो अब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं उसकी ओर चलते हैं। अब जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। अब वो 2 टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो 2 प्रकार के आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गए। एक होते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम इसका नाम होता है न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बड़े गौर से समझना। मैं दोनों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होते हैं और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो जो मिनिमम, हमने पहले कहा कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उनमें कंपोजिशन फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी भी रेशियो में मिला दिया और हमारा एजियोट्रॉप बन गया। एजियोट्रॉप्स तब बनेंगे जब हम एक फिक्स कंपोजिशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। ठीक, इसलिए हमने कहा था दे हैव अ फिक्स कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम अब दोनों के एग्जांपल लिखते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी का मिश्रण है कि 95% एथेनॉल सॉल्यूशन, C2H5OH प्लस वाटर सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा मिश्रण जिसमें 95% आपका एथेनॉल है और 5% आपका क्या है, वाटर है। इसीलिए कंपोजिशन फिक्स होता है, कहा था मैंने कि दोनों का जो संगठन है वो बिल्कुल निश्चित होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 92% एथेनॉल एंड वाटर, वो एजियोट्रॉपिक नहीं बनेगा, ये फिक्स कंपोजिशन होता है। तो 90 एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 95% एथेनॉल हो और 5% वाटर हो, वो कैसा सॉल्यूशन बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ऐसे ही हम कहते हैं 68%, अगर 68% HNO3 एंड वाटर का अगर कोई मिक्सचर है तो वो कहलाता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, यानी 68% आपका क्या होगा, HNO3 और 32% आपका क्या होगा, वाटर होगा। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब ये होते कौन कौन से आपके, ये मिक्सचर होते कौन से हैं, जो राउल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। आपको ये पता है कि एथेनॉल और वाटर का जो 95% एथेनॉल वाटर कंपोजिशन है वो एक पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे ही जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये एग्जांपल याद भी रखना कि जो 95% C2H5OH एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और जो 68% HNO3 एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
ओके, गॉट इट। तो अब हम बात करेंगे ग्राफ से, हम समझेंगे इसको कि ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक। अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि कैसे, किसे हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं और किसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक। तो एक ग्राफ से हम इसको समझते हैं। दो ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक। और दूसरा ग्राफ इसी के नीचे बनाते हैं हम, वो ग्राफ बनेगा आपका मोल टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। बिल्कुल सेम बना रहा हूं। ये है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। हम इसको सीधे सीधे लिख देता हूं मैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक। अब आप समझना कि हम एक ऐसे मिक्सचर की कंपेयर कर रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं, हमने इसमें क्योंकि एग्जांपल लिया है एथेनॉल एंड वाटर का, ठीक। एथेनॉल एंड वाटर का, आपको एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी पता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी पता है। हम सपोज करते हैं C2H5OH, इसको हम ए कंपोनेंट मान रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन, और दूसरा कंपोनेंट आपका वाटर है जिसको हम बी कंपोनेंट मान रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, ठीक। अब मैंने इसको ए और बी से शो कर दिया। आप समझ लेना कि ए क्या है एथेनॉल, बी क्या है वाटर। तो हम मान के चल रहे कि यहां पर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर केवल क्या प्रेजेंट है आपका, क्या है केवल प्रेजेंट एथेनॉल। तो यहां जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, एथेनॉल का होगा, ठीक। और हमें पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, केवल एथेनॉल का। दैट मीन्स ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है, C2H5OH का। अब हम इस ओर चलते हैं, यहां आपका XA इज इक्वल टू 0 और XB इज इक्वल टू 1, यानी यहां पर केवल कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है आपका, वाटर, क्योंकि XB इज इक्वल टू 1 तो केवल बी कंपोनेंट है, यानी यहां जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, वाटर का वेपर प्रेशर। ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक। अब यहां पर केवल एथेनॉल था। अब एथेनॉल में हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कितना है, देखिए 95% C2H5OH और 5% आपका क्या है, वाटर। अब यहां पर 100% एथेनॉल है हमारे पास क्योंकि केवल x इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर पूरा का पूरा एथेनॉल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एथेनॉल में, ठीक है ना, इस एथेनॉल में हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। और कितना वाटर ऐड किया हमने, 5%। हमने केवल 5% वाटर ऐड किया तो हमारा एथेनॉल कितना हो गया, 95%। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना क्योंकि एथेनॉल में वाटर ऐड कर रहे हैं तो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ये पीछे हमने बात की है। अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसकी जो वेपर प्रेशर की जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव डेविएशन। आप इसको गौर से देखना कि यहां जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी ये जो राउल्ट की लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आएगा उससे ये ग्राफ ऊपर आएगा। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। ये वेपर प्रेशर जहां पर मैक्सिमम है ये उस कंपोजिशन को शो करता है, 95% एथेनॉल सॉल्यूशन को शो करता है। यानी जैसे जैसे हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया और 5% वाटर जब हम ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। अब हमको पता है कि जो वेपर प्रेशर है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। पहले वाले वीडियोस में इसको हमने डिस्कस किया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब आप देखना, अब हम नीचे वाले ग्राफ में आते हैं जो है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर आपका देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, xb इज इक्वल टू 0, और इधर क्या है आपका x इज इक्वल टू 0, xb इज इक्वल टू 1, ठीक। यानी यहां पर केवल एथेनॉल है, तो यहां पर जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का है वो कितना है, 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। और यहां जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा 373 केल्विन क्योंकि ये वाटर का है,
ठीक, अब आपको देखना क्या है कि ये जो 5%, इस लाइन को मैं नीचे बढ़ा रहा हूं, देखिए ये जो कंपोजिशन है ये 95%, ये जो 95% एथेनॉल सॉल्यूशन है। तो जब 95% एथेनॉल सॉल्यूशन था तो जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। अब पता है हमको वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट की जो ग्राफ आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। ये बॉइलिंग पॉइंट की जो ग्राफ आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि पहले डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट रेज होना स्टार्ट होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, इसीलिए इनको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट जिस पर ये बॉइल करेंगे एक साथ, वो इस बॉइलिंग पॉइंट और इस बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, वो होगा 351.1 केल्विन। 351.1 केल्विन। आप समझे इसको? मैं इसको रिपीट करता हूं, इसकी डेफिनेशन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं हम, कि एक ऐसे द्विअंगी मिश्रण जो अपने घटकों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलते हैं। यानी इसका जो पहला घटक है उसका क्वथनांक 351.3 है, जो दूसरा घटक है उसका क्वथनांक 373 केल्विन है। लेकिन जब आपने 95% एथेनॉल सॉल्यूशन बनाया या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बने जो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबलते हैं। ठीक, आप बुक में डेफिनेशन देखना कि ऐसे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो अपने घटकों के ताप से कम ताप पर उबलते हैं, उनको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और कौन से मिक्सचर शो करते हैं, जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि यहां पर x इज इक्वल टू 1 था, तो ये वेपर प्रेशर किसका है, एथेनॉल का। यहाँ x भी इज इक्वल टू 1 था, तो ये वेपर प्रेशर वाटर का है। जैसे जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी जो ए फोर्सेज है और जो बी फोर्सेज है, वो कम हो जाता है किससे, ए बी फोर्सेज से। यानी जब हम मिलाते हैं कंपोनेंट को तो आकर्षण बल में कमी आ जाती है, घटकों के आकर्षण बल में कमी आती है। आकर्षण बल कम होगा तो उसका ये वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो एक पॉइंट आता है जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, जब कैलकुलेट किया गया तो वो कंपोजिशन क्या था, 95% C2H5OH। ठीक, यहां पर आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। जब देखा गया वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आया, यानी 351.1 केल्विन। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो ऐसे मिश्रण, दो द्रवों के ऐसे मिश्रण या समान निश्चित संगठन वाले, कंपोजिशन फिक्स है, निश्चित संगठन वाले दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो अपने अपने ताप पर न उबलकर अपने क्वथनांकों से कम ताप पर उबलते हैं, उनको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कौन से होते हैं, जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक, अब हम दूसरा जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये होते क्या है, देखिए इनके बारे में फिर से हम वही ग्राफ के बारे में बात करते हैं। हमने इसका एग्जांपल लिया था कि 68% HNO3 सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 68% HNO3 हो और 32% आपका क्या हो, वाटर हो। ठीक, अब होता क्या है कि 32% वाटर है और 68% HNO3 है। तो फिर से हम दो ग्राफ वही बनाते हैं, एक वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन और दूसरा है आपका टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो आप इसको गौर से समझना, सेम बिल्कुल। अगर आप दोनों को गौर से देखेंगे तो आपको कोई भी, अगर ग्राफ से समझेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक, तो हम एक पहला जो बना रहे हैं वो ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन और दूसरा है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, दोनों साथ साथ बना रहा हूं। अब आप ये समझिए कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं। ए कंपोनेंट आपका HNO3 है, जिसकी परसेंटेज आपकी 68% है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन होता है।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 359 केल्विन। अब दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है वाटर। वाटर का जो बी कंपोनेंट जो है वाटर है, इसकी परसेंटेज 32% है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ठीक, यानी ए क्या है आपका HNO3, बी क्या है वाटर। अब हम फिर से वही मान के चलते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर केवल HNO3 है। यहां हम मान के चलते हैं x इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां पर केवल वाटर है। ठीक, अब जो ये ध्यान देना कि जो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आता है, यानी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। अब ये कौन से सॉल्यूशन हैं? ये हैं जो राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ओके, गॉट इट। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अब क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी इससे वेपर प्रेशर लो होगा। किससे? जो राउल्ट के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आ रहा है। ठीक, अब यहां पर केवल आपका क्या था? कंपोनेंट ए HNO3, यानी यहां पर जो भी वेपर प्रेशर था वो किसका था? वेपर प्रेशर था HNO3 का। और यहां जो भी ये वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है? वाटर का। अब हमने किया क्या? हमने इसमें धीरे धीरे क्या मिलाया? वाटर मिलाया। किसमें? HNO3 में। यहां केवल HNO3 है। अब हम धीरे धीरे HNO3 में, मैं रेड मार्कर से शो करता हूं कि इसमें हम धीरे धीरे वाटर ऐड कर रहे हैं। और कितना वाटर ऐड कर रहे हैं? 32%। हमने कितना वाटर ऐड किया? 32%। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं HNO3 और HNO3 में अगर वाटर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो HNO3 है और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। तो जैसे जैसे हम वाटर मिलाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट होगा जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। ये यहां पर वेपर प्रेशर क्या है? मिनिमम है। और ये किस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम है? ये है 68% HNO3। यानी जैसे जैसे हमने 32% वाटर ऐड किया तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया। इसके बाद अब वाटर ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक पॉइंट जहां पर कंपोजिशन 68% HNO3 है, वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं, यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहां पर केवल आपका क्या है? HNO3। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो HNO3 का होगा 359 केल्विन। ठीक, और यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर का होगा 373 केल्विन। ओके, गॉट इट। ये वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका किसका बॉइलिंग पॉइंट है? HNO3 का। ठीक, अब देखो इस पॉइंट पे, इस लाइन को मैं नीचे बढ़ाता हूं, ग्राफ को बड़े गौर से समझिएगा। इस लाइन को मैं नीचे करता हूं। ये जो कंपोजिशन है, ये कितना कंपोजिशन है? 68% HNO3, यानी 32% इसमें वाटर है। अब आप देखना, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ इस तरीके का आएगा। ये ग्राफ आपका इस तरीके का आएगा, यानी स्टार्टिंग में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? रेज होगा। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूं कि स्टार्टिंग में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रेज करेगा और फिर धीरे धीरे वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। जहां पर आपका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? ज्यादा। ये ना तो 373 है और ना ही ये 359 है। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है
393.5 केल्विन। ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है 393.5 केल्विन, यानी ये जो आपका 68% HNO3 सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, ये कितने पर बॉईल होता है? 393.5 केल्विन पे, जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई है और नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। कौन से वो सॉल्यूशन शो करते हैं? जो राउल्ट की लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको 68% HNO3 सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को पूरा देखना। आप ग्राफ के थ्रू इसको एक कॉपी पेन लेके बनाने की कोशिश करना, आपको 100% ये पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसको आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।